डॉक्टर साहब, आज विचार मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि धन्यवाद। आज हम आपके साथ स्त्री पुरुष पर विचार विमर्श करेंगे और जी। मानव धर्म ग्रंथ मनुस्मृति के अनुसार कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्त्रे तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और वहीं दूसरी बिल्कुल। मनुस्मृति में के ही श्लोक 9.3 में यह लिखा गया है कि पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, और रक्षन्ति स्थाविरे पुत्रः, न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति। अर्थात स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए और उसे हमेशा पुरुष के ही संरक्षण में रहना चाहिए। तो ये दोनों बातें हमारे मानव धर्म मनुस्मृति में लिखी गई हैं। और तो देखते हैं आज आप इस विषय पर क्या प्रकाश डालते हैं। आदिकाल से ही पुरुष और प्रकृति की मानव तुलना करता रहा है। और आज इसी विषय पर हमने प्रख्यात साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी को विचार मंच पर आमंत्रित किया है। और आपसे हम प्रथम चरण में 7 प्रश्न पूछेंगे और द्वितीय चरण में आपके ही उत्तर में से उपस्थित प्रबुद्ध जन आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो सर्वप्रथम डॉक्टर साहब, हम शुरू करते हैं कि आप संक्षेप में अपना परिचय हमारे दर्शकों को, हमारे सुनने वालों को दीजिए। स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद प्रकाश जी। स्वागत। मैं डॉक्टर एस.बी. गुप्ता और साहित्य में मेरा नाम है डॉक्टर श्याम गुप्त के नाम से है। जी मैं चिकित्सा क्षेत्र से हूँ मूलतः। और जी मूलतः मैं चिकित्सा क्षेत्र हूँ और बेसिकली मैं सर्जन हूँ। जी आगरा जिले में मैं पैदा हुआ, आगरा जिले में उत्पन्न हुआ। मेरे पिताजी आदरणीय स्वर्गीय श्री जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता थे, जी जो कि आरएसएस और उससे महर्षि दयानंद से प्रभावित थे। माताजी जो है, उनकी पिताजी की तो मूलतः ये था कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा वाले व्यक्ति थे वो। जी और माताजी हमारी थी, उनकी तो दिनचर्या ही रामायण के पाठ से शुरू होती थी, रामचरितमानस के पाठ से ही शुरू होती थी। वाह। मैंने आगरा चिकित्सा महाविद्यालय, सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस किया और फिर सर्जरी में, जनरल सर्जरी में एमएस किया। जी के साथ ही साथ भोजन नली के एडवांस कैंसर की विशेषज्ञता में मैंने अपना शोध प्रबंध लिखा। जी और इस तरह से मेरे चिकित्सकीय शोध प्रबंध 3-4 शोध प्रबंध जो है, आलेख हैं, जिनको हम लोग पेपर्स कहते हैं जी साइंटिफिक भाषा में, वो देश की और कुछ विदेश की पत्रिकाओं में भी जी प्रकाशित हुए। बहुत साहित्य में मैं डॉक्टर श्याम गुप्त नाम से हूँ जी और लगभग सभी विधाओं में, हिंदी की सभी विधाओं में लिखता हूँ। और हिंदी, ब्रजभाषा और अंग्रेजी जी तीनों विधाओं में मैं लेखन करता हूँ। और हर विधा में, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में लेखन है मेरा। मेरी लगभग 19 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जी जिनमें गद्य की, पद्य की, कविताओं की और अभी साहित्य दर्पण यानी प्रबंध काव्य की पुस्तक भी है। जी और साथ ही लखनऊ यूनिवर्सिटी से डॉक्टर श्याम गुप्त के उस पर शोध प्रबंध भी हो चुका है। जी तथा लखनऊ की संस्थाएं ने
मेरे ऊपर 75वें वर्ष पर मेरा एक ग्रंथ मेरे ऊपर जी एक ग्रंथ भी प्रकाशित किया गया है। जी। अमृत कलश नाम से ग्रंथ प्रकाशित किया गया है। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, आप साहित्य में अनेक विधाओं के पारखी हैं और साहित्य को आपने हर तरह से जाना है, परखा है और साहित्य में बहुत अच्छा आपका नाम है। और इसी बात पर आपसे आज हम थोड़ा विचार विमर्श करेंगे और आपसे हम आज के इस परिचय में, संक्षिप्त परिचय में 7 प्रश्न पूछेंगे और जिनका आपको संक्षेप में उत्तर देना है। एक प्रश्न का उत्तर आपने 5 मिनट के अंदर अंदर देना है। तो डॉक्टर साहब, आपसे पहला प्रश्न है कि आदिकाल और आधुनिक काल के स्त्री पुरुष के जीवन स्तर को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, आदिकाल से हम लगभग उस कालखंड को लेते हैं जबकि मनुष्य ना उन्नत हो गया, पेड़ों से उतर करके आ गया, उन्नत हो गया, गेहूं और ये सब फसल उगाने लगा, अर्थात एक सभ्यता की स्थापना हुई जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो मूलतः आदिकाल की स्त्री पुरुष की उन्नति में, एडवांस में तो वहां शुरू होता है, लेकिन भारत में जहां तक बात है तो स्त्री और पुरुष दोनों का जीवन उस काल में तो बहुत ही उन्नत था। वैदिक काल, जो कि सृष्टि का, मानव जाति का सबसे उन्नत काल माना जाता है, उस काल में भारत में तो स्त्री और पुरुष दोनों ही बहुत उन्नत विचार के थे। सभ्यता, संस्कृति, कल्चर बहुत उन्नत में थी। जहां पर कि स्त्रियों की अगर लें, पुरुषों की लें, तो शिव जिन्होंने सारे वेद रचे, उन्होंने ही वेदों को बनाया, उन्होंने ही सब कुछ किया, संस्कृति सभ्यता का स्थापना की। दूसरी तरफ स्त्रियां इतनी उन्नत थी कि आप मदालसा जैसी स्त्रियों की अगर बात करें, जो कि महारानी थी और जिन्होंने अपनी संतान को पालने में ही, जब वो लोरी सुनाती थी तो उनकी लोरी ही होती थी जिसमें कि क्या वो योग की और दर्शन की उसकी बात करती थी लोरी में ही। वो कहती थी अपने, जब पुत्र रोता था तो कहती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निर्वचनीय निर्मोसी तुम, कि तू शुद्ध है, आत्मा है, तू तो बुद्ध है, तू तो निरंजन है, तू क्यों रोता है। इस तरह की तो स्त्रियां उस समय होती थी। इसके अलावा पार्वती, दुर्गा, उनके युद्ध देखिए आप, प्रसिद्ध युद्ध है। इसी तरह से स्त्रियों में बाद में लें हम तो सीता हैं, अपाला है, घोषा है, ये वैदिक ऋषिकाएं हैं, बहुत उन्नति थी। और इसी तरह से पुरुष लें तो बड़े बड़े पुरुष, राम, कृष्ण, ये सब उसी काल के मूलतः ये हैं। और आधुनिक काल में अगर लें तो मतलब उस समय, उस काल में तो स्त्रियां इस तरह की होती थी कि वो कहती थी कि मैं सभा में मैं बोलूंगी, अपने पति से कहती थी सभा में मैं बोलूंगी, तो सभा में आप बोलिए, घर में मैं बोलूंगी। सभा में आप बोलिए, घर में मैं बोलूंगी। मैं क्या कहते हैं, घर की ध्वजा रूपी नारी हूं और मेरे पति मेरे सारे कार्यों को बहुत अच्छी तरह से प्रशंसा करते हैं। जैसे कि श्लोक है, उसमें वो जब कहती हैं कि अहम वदामि नेतम त्वम सभाने त्वम वद, इसी तरह से वो कहते हैं अहम केतुर अहम मूर्धा उग्रा विवाचनी ममेदनुकृतपति सेहनाया उपाचरित। यानी मैं क्या कहते हैं, परिवार की पताका की तरह से हूं, मैं हर चीज की विवेचना अच्छी तरह कर सकती हूँ और हमेशा मेरे पति मेरा क्या जो है ना बहुत प्रशंसा करते हैं और मुझे सब तरह से, यानी स्त्री पुरुषों की स्थिति ये थी कि वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से, तभी तो ये हुआ उसी कालखंड में तो ये हुआ कि जो अभी आपने श्लोक सुनाया
कि नारी का जो मूल है कि यस्तु नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसी कालखंड में तो पुरुष और स्त्रियों के रहन सहन बहुत उच्च था उस काल में। अब आधुनिक काल में अगर लिया जाए, आधुनिक काल में भी जब से दोबारा शुरू हुआ है तो उसमें भी बहुत, इस समय अभी स्त्रियां देखिए, इंदिरा गांधी हैं, लता मंगेशकर हैं, यानी उनका जीवन भी काफी उन्नत है। लगभग वैदिक काल की तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि आधुनिक काल में भी नारियों का काफी उन्नत है, पुरुष का भी उन्नत है। लेकिन एक चीज बस हम ये देखें कि आज के काल में नारी बहुत उन्नत है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल के काल में जो नारी का उन्नत है तो वो नारी अपने को पुरुष से ऊपर समझ करके या पुरुष की बराबरी करके, बराबरी नहीं होनी चाहिए, बराबरी करके स्त्री जो है ना, अगर तो ये राह जो है ना खतरे से खाली है। जो अति आधुनिकता में अगर स्त्री चली गई तो वो खतरे से खाली है। इसी तरह से अति आधुनिकता में पुरुष भी जाएगा, जो कि इतना उन्नत है, सब कुछ है, परंतु कल्चर अगर अपनी वैदिक संस्कृति को हम भूल जाएंगे, उस संस्कृति को हम नहीं रखेंगे, विदेशी संस्कृति पर अगर चलने लगेंगे तो ये खतरे की घंटी है। ये हमारी कल्चर को, हमारी संस्कृति को, उसको और स्त्री पुरुषों के जीवन को, जो कि हम देखते हैं जहां अति भौतिकता है, आज के टाइम में अति भौतिकता जहां है तो वहां पर जीवन न तो आदमी का सुखमय है न स्त्री का सुखमय है। स्त्रियां क्या कहते हैं, वो फिल्मों में और ये वो सब सारा कल्चर देख के डाउन हो रहा है। इसी तरह से पुरुष वो भी अपने भाग दौड़ इतनी तेजी से भौतिकता की भागदौड़ में लगे हुए हैं, तो उनका अच्छा मतलब आप देख सकते हैं कि लाइफ जीवन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो अपना कल्चर अपनी संस्कृति में लगे हैं उनका जीवन बहुत उन्नत है। तो मूल अर्थ वही है कि जीवन तो उस समय के हिसाब से अभी भी उन्नत है, लेकिन इधर खतरे की घंटी जो है ना, हम अपनी कल्चर को, संस्कृति को न भूलें। बहुत सुंदर बात डॉक्टर साहब आपने बताई स्त्री और पुरुष के आधुनिक और आदिकाल के स्तर पर। आपने ये भी कहा कि खतरे की घंटी बराबर बनी हुई है और हम साथ ही पश्चिमता की ओर, सभ्यता की ओर अधिक न बढ़ें। और आपसे डॉक्टर साहब दूसरा सवाल मेरा ये है कि सहजीवन व श्रम विभाजन दोनों के मध्य कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, दोनों महत्वपूर्ण तो दोनों ही चीजें हैं। एक्चुअल में सहजीवन के बिना श्रम विभाजन तो चल ही नहीं सकता है। श्रम विभाजन आया ही जब पहले सहजीवन आया, जी। अलग अलग रहते थे, स्त्री पुरुष अपने अपने राह खाते पीते थे, अपने राह चलते थे। लेकिन जब दोनों एक करके मिले, सह अस्तित्व शुरू हुआ, सहजीवन शुरू हुआ, उसके बाद अगर दोनों ही चले जाते जंगल में फल बटोरने के लिए, तो पीछे बच्चों का, शिशुओं का खतरा और उनकी वो उत्पन्न होने लगा। शिशुओं की यानी संतति की सुरक्षा के प्रश्न उठे, तब श्रम विभाजन का प्रश्न उठा। और नारी ने कहा कि क्योंकि नारी एक तो गर्भ काल में और एक दूसरा पुरुष की शक्ति के कारण, उन्होंने कहा कि हम घर संभालेंगे, आप जो ना बाहर का काम संभालिए। इस तरह से श्रम विभाजन शुरू हुआ और स्त्री ने अपने आप को, स्वयं ही अपने आप को घर का इंचार्ज बनाना शुरू कर दिया। पुरुषों ने उनकी सत्ता स्वीकार की। तो सह विभाजन, जब तक सहजीवन जब ही चल सकता है जब तक कि श्रम विभाजन हो। अगर श्रम विभाजन नहीं होगा तो सहजीवन चलेगा कैसे? दोनों अपना अपना काम करें, उचित तरीके से करें। इसीलिए तो सहजीवन इसी तरह से चल सकता है। और सहजीवन का
जो वास्तविक मूल तत्व है, साइंटिफिक तत्व है, वो ये है, शुरू कैसे हुआ कि जब सेल कोशिका थी तो एक सबसे छोटा जीव था, एक थोड़ा बड़ा जीव था, दोनों अपना अपना खाना पीना खाते थे। छोटे जीव ने किसी तरह से बड़े जीव सेल में पैर प्रवेश किया तो वो उसको अपनी एनर्जी देने लगा, वो छोटा जीव, और वो उसको आश्रय देने लगा। तो जो आश्रय देने लगा वो सेल बनी, कोशिका, और जो एनर्जी बनाता था वो उसका केंद्रक, न्यूक्लियस बना। इस तरह से दोनों मिलकर के एक सेल बनी। यहां से जो है ना प्रकृति में सहजीवन मूलतः शुरू हुआ। इसी तरह से परिवार की बात हुई कि स्त्री पुरुष का जब सहजीवन शुरू हुआ तो इस सहभागिता के बगैर तो उसका तो तीन मूल तत्व क्या है सहजीवन के, सहभागिता के या श्रम विभाजन के, कि तीन मूल चीज होते, सामंजस्य, सहनशीलता और समर्पण। जब तक ये तीन चीज नहीं होंगी तो ये दोनों ही चीज नहीं चल सकती, ना सहजीवन चल सकता है न श्रम विभाजन चल सकता है। तो जो मूलतः आपका क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और सहजीवन में क्या है, सहजीवन होगा, सहजीवन चलेगा जब ही जब श्रम विभाजन होगा, और श्रम विभाजन जब चलेगा जब दोनों अपना अपना काम उचित हो और एक दूसरे का आदर करें। जब तक एक दूसरे का आदर समादर नहीं होगा स्त्री पुरुष में, तब तक तो न श्रम विभाजन चलेगा और न सहजीवन चलेगा। यही दोनों का मूल तत्व है। बहुत ही सुंदर बात डॉक्टर साहब आपने बताई कि दोनों में आपस में सामंजस्य होना चाहिए, तभी जीवन सहजता से चलेगा। और हमारे साथ उसमें आदरणीय अगर आप पुष्पा श्री जोशी कृष्ण की बात करें, स्त्रियों की बात करें, तो स्त्री अगर श्री कृष्ण को पूजा करती है स्त्री, तो श्री कृष्ण जी भी उनके पैर छू लेते हैं। ये सहजीवन है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ आदरणीय पुष्पा जोशी जी भी उपस्थित हैं। पुष्पा जी को नमस्कार। पुष्पा जी, और इस नमस्कार। कार्यक्रम में नमस्कार। भाग लेने के लिए। और आपने सहजीवन और श्रम विभाजन का बड़ा ही सुंदर यहाँ पर वर्णन किया। और अब मैं आपसे डॉक्टर साहब जानना चाहता हूँ कि क्या पुरुष सत्तात्मकता का समाज में कोई विकल्प नहीं है? पुरुषात्मकता का जी विकल्प तो है, क्योंकि पहले तो स्त्री सत्ताती थी ना, समाज स्त्री सत्तात्मकता से ही शुरू हुआ था। जी तो विकल्प तो था पहले, उसी से शुरू हुआ था। पहले समाज में कहाँ क्या कहते हैं, कोई पुरुष की, किसी पुरुष ईश्वर की, पुरुष देवता की आपने तस्वीर या मूर्ति नहीं देखी होगी उस काल की। उस काल में तो सप्त मातृकाएं पूजी जाती थी, मातृकाएं, सप्त मातृकाएं, इन्हीं की पूजा होती थी। तो स्त्री सत्तात्मक समाज था और वो भी ठीक ही चल रहा था, उसमें कोई ऐसी मूलतः प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम तो जब ही उठी थी जबकि संतति की सुरक्षा की बात आई। जब संतति सुरक्षा की बात आई तब न घर में रहना शुरू किया स्त्री ने और पुरुष ने। जब पुरुष वहां पर धीरे धीरे सारी चीजों पर पुरुष अपना अधिकार जमाता चला गया, पुरुष सत्तात्मक। लेकिन पुरुष सत्तात्मक समाज जो है ना, वास्तव में वही एक समाज ऐसा था जिसमें इस सृष्टि में, इस मानव समाज ने सबसे ज्यादा उन्नति की। उस काल में ही सबसे ज्यादा उन्नति हुई, क्योंकि पुरुष को घर के झंझटों से छुटकारा मिला। जब वो घर के झंझटों से छुटकारा मिलेगा तब क्या कहते हैं, ऊंची बातें सोच पाएगा। तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते नियम भी तभी बने जब इस काल में ही बने, पुरुष के सत्तात्मक काल में ही बने। और अर्धनारीश्वर की भावना आई, पुरुषोत्तात्मक काल में ही आई। इस काल में जो है ना, समाज मूलतः पहले स्वच्छंद थे। देखिए इस काल में एक यमयमी प्रकरण है, यानी पुरुष सत्तात्मक, पुरुष और स्त्री के आपसी संबंध का क्यों जरूरी है। किसी काल में यमयमी प्रकरण है, यम और यमी जो सूर्यदेव के पुत्र हैं, वो किसी विशिष्ट स्थान पर हैं, तो अकेले हैं, तो भाई बहन हुए। लेकिन यमी कहती है पुरुष से कि तुम मेरे साथ क्या कहते हैं, विवाह करो, क्योंकि हम क्या कहते हैं इस तरह से उस तरह से। लेकिन पुरुष की श्रेष्ठता देखिए,
यम कहते हैं कि नहीं, हम भाई बहन हैं, इसलिए इस प्रकार के काम हम ये नहीं कर सकते हैं। मतलब वो कहती है, जो यमी के वो कहता है, न ते सखा वृष्टि एतत् स लक्ष्मा यत विश्रूपा भवति, कि तेरा सखा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम भाई बहन हैं। हो सकता है कि हमारे इस उदाहरण से बाद में जो है बहुत ज्यादा ही अपराध और बहुत ज्यादा ही क्या कहते हैं अनाचार फैल जाए, इसलिए हम नहीं। इसीलिए यमानुशासन कहा गया। अनुशासन का नाम है यमानुशासन। यम पहले अनुशासन के देवता थे, बाद में फिर उनको वहां बनाया गया, इसलिए यमानुशासन। तो सवाल ये है कि सत्ता है तो वो बहुत ही उचित, लेकिन जो आपने पूछा कि इसकी कोई वो नहीं है विकल्प, विकल्प एक ही है, अपना वैदिक नियम, संस्कृति, आचार व्यवहार, एक ही विकल्प है। अगर वैदिक संस्कृति, आचार व्यवहार, आचरण, मर्यादा, इस सबको वो जो है स्त्री पुरुष दोनों ही अपनाएंगे, तो चाहे वो आप पुरुष सत्तात्मक समाज हो चाहे स्त्री सत्तात्मक समाज हो, दोनों ही ठीक चलेंगे। तो हर समाज का, केवल पुरुष सत्तात्मक का नहीं, हर समाज का विकल्प एक ही है, वैदिक आचरण, वैदिक मर्यादा, वैदिक संस्कृति, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों का उचित रूप से आदर समादर किया जाता है, दोनों हिल मिल करके एक गाड़ी के दो पहिए की तरह चलते हैं। वही एक विकल्प है, किसी भी पुरुष का भी यही विकल्प है। बहुत सुंदर बात आपने बताई। लोग पुरुष सत्तात्मकता की बात करते हैं, लेकिन आधुनिक समाज में आप स्त्री सत्तात्मकता को किस दृष्टि से देखते हैं? आधुनिक समाज में जी। एक्शन वास्तव में तो स्त्री सत्ता समाज पहले अच्छी तरह से चल ही रहा था, काफी अच्छी तरह से चल रहा था। पुरुष सत्तात्मक समाज आया इसीलिए कि जब स्त्री संतति की सुरक्षा की बात हुई, जब संतति सुरक्षा की बात हुई, तब ये सारा खेल हुआ सारा, और स्त्री ने अपने आप को जो पीछे रखा। लेकिन जो स्त्री सत्तात्मक समाज था, वो स्त्री हमेशा पुरुषों से तीक्ष्ण बुद्धि वाली होती हैं, जी। प्रति उत्पन्न मती भी स्त्री होती हैं, पुरुष को इतनी जल्दी नहीं आएगा, लेकिन स्त्रियां प्रति उत्पन्न मती होती हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाली होती हैं, सदा से ही हमेशा होती हैं जी। उनको। और जो संतान के लिए प्रेम भावना, उसकी सारी जो है ना पूर्ति के लिए स्त्रियां ही उपयुक्त होती हैं, पुरुष को तो ये इतना होता ही नहीं है। तो स्त्री सत्तात्मकता की बात को जहां तक है, एक देवी सुकन्या थी जी। जो वो सोचती हैं, च्यवन ऋषि की पत्नी थी, जी। च्यवन ऋषि की पत्नी थी, जिनसे एक अपराध हो गया था, च्यवन ऋषि की आंख फोड़ दी थी उन्होंने, तो उनको च्यवन ऋषि से शादी करनी पड़ी थी, जी। जी। तो मजबूरी में करनी पड़ी। तो वो सोचती हैं कि पुरुष का समाज है ये, और पुरुष को पुरुष ने बनाया है, इसलिए पुरुष के जो है हमेशा अपनी तरफ ही नियम होते हैं, न्याय होते हैं, स्त्रियों को वो द्वयम दर्जे की तरह से देखता है। इस पर अगर क्या कहते स्त्रियों की सत्ता हो, स्त्रियां अगर पुरुषों को बनाएं, गठित करें, तो क्या कहते हैं शायद ये समाज ज्यादा सही चले। इस पर जो थे वो कहता है आयु, जो कि उर्वशी और उसका पुत्र था पुरुरवा का, वो क्योंकि पुरुरवा जो है स्त्री भी था पुरुष भी था, दोनों थे, तो वो कहता था, उसका पुत्र इल जो था ना, इला भी थी इल भी थी, दोनों थे। तो आयु कहता था कि मुझे स्त्रियों ने पैदा किया है, मैं स्त्रियों द्वारा उत्पन्न किया हुआ हूँ, स्त्रियों द्वारा पालित हूँ। लेकिन हुआ क्या, एक नाग राजा ने उसको हरा दिया। तो फिर देवी सुकन्या यही सोचती है कि ये बड़ी बात है कि यदि स्त्रियां क्या कहते हैं पुरुषों को बनाएं, तो पुरुष हार जाता है।
पुरुष पुरुष को बनाए तो वो अत्याचार में लिप्त हो जाता है। तो इसलिए मूलतः वो स्त्री सत्तात्मक समाज जो है, इसीलिए वो गया। हालांकि आजकल तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, इंग्लैंड में भी प्रधानमंत्री रही, बड़ी बड़ी प्रधानमंत्री आजकल हमारी कितनी क्या कहते वो हैं मंत्री संभाल रही हैं बहुत अच्छी तरह से। हमारे काव्य जगत में कितनी क्या कहते हैं ऊंचाइयों पर है महिलाएं। तो सत्तात्मक समाज तो स्त्री का हो ही सकता है, कोई बात नहीं है। फिर बात मुख्यतः घूम के वहीं आएगी कि यदि आचरण मर्यादा हो दोनों तरफ से तो हर समाज ठीक चल सकता है, चाहे किसी का भी चलन हो, चाहे किसी का भी। तो आपने पुरुषों और स्त्रियों को बराबरी का दर्जा दिया। आप कहते हैं कि दोनों अगर बराबर रहें तो समाज अच्छा चलेगा। तो डॉक्टर साहब आपसे सीधा-सीधा एक सवाल पूछता हूँ कि पुरुष अधिकारत्व समाज हो, अर्थात पुरुष के अधिकारों को आप किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं? अधिकार की जहां तक बात है, वो देखिए दो चीज होती है, समानता जी, एक चीज होती है, एक चीज होती है युक्ति युक्तिता। जी, यानी किसी भी चीज में अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं होना चाहिए। तो हम आजकल कहते हैं ना क्या हमारे सबके समान हैं, सबके क्या कहते हैं अधिकार समान हैं। तो अधिकार समान नहीं होने चाहिए, अधिकार युक्त युक्त होने चाहिए। समान कैसे हो सकते हैं सबके अधिकार? अब वो जो है, क्या कहते हैं राहुल कोई मोदी जी के बराबर थोड़ी कर सकते हैं। तो सबके अधिकार समान नहीं हो सकते। एक छात्र है और एक प्रोफेसर है, दोनों के अधिकार समान कैसे हो सकते हैं? जी, युक्त युक्त होनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी जगह पर युक्त युक्त बनाने, किसी एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण न करें। मूल बात यह है किसी दूसरे का अधिकार करके सबके अधिकार को सब माने, लेकिन युक्तियुक्त होना चाहिए। ये नहीं कि एक का अधिकार समान तो हो नहीं सकता। डॉक्टर तो साहब इसी तरह से यहाँ पर पुरुष के अधिकारों की बात हो रही है, केवल पुरुष के। केवल पुरुष की। जी, पुरुष के हाँ, अधिकारों को आप किस प्रकार वर्गीकृत करते हैं? देखिए पुरुष के अधिकार तो होने ही चाहिए, पर अधिकार किसके ऊपर? अधिकार के साथ कर्तव्य भी आते हैं। पुरुष के अधिकार स्त्री के ऊपर की बात है, जहां तक यहाँ पर स्त्री विमर्श वाली बात है। जी, स्त्री पुरुष विमर्श होना चाहिए, मैं इसको स्त्री विमर्श नहीं कहता, स्त्री पुरुष विमर्श होना चाहिए। तो पुरुष अधिकार में पुरुष के अधिकार हैं, अब आवंटित कर दिए गए हैं हमारे समाज में, वैदिक समाज में, हमारे हिंदू समाज में। वो एकदम सही है, वो उचित हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ एक दूसरे के लिए दोनों आदर्श तो बने रहें। आप अपने अधिकार का उपयोग जब तो कर सकते हो जी, जबकि आप दूसरे के अधिकार को भी मानेंगे। जब तक दूसरे अधिकार को नहीं माने, जब तक आप, तो पुरुष के अधिकार हमारे समाज में ज्यादा दिए गए हैं, थोड़ा सा स्त्री के ऊपर दिए गए हैं। जैसा कि सब जानते हैं, आजकल बातें भी उठ रही हैं काफी, तो पुरुष को अधिकार ज्यादा है, स्त्री के अधिकार थोड़े कम है। लेकिन अपने अपने क्षेत्र में अधिकार सब चलते रहे तो ठीक है। स्त्री अगर, मूलतः ये क्यों उठा सवाल कि पुरुष के अधिकार और अधिकार समाज क्यों आया? कि स्त्री की या नारी की या माया की या एनर्जी की कंट्रोल करने के लिए एक बहुत आवश्यक चीज है। अगर पार्वती हैं, अगर दुर्गा है, अगर काली है, जो कि महान जो एनर्जी हम समझे उसको एक उन्नत, उनको उनके उद्दाम वेग को नियमित करने के लिए शिव अवश्य चाहिए। हमारे यहाँ ये वैदिक सिस्टम में ये है कि उद्दाम वेग को नियंत्रित करने के लिए शिव चाहिए। बस वही बात है कि पुरुष के अधिकार जो है इसलिए अधिक दिए गए हैं क्योंकि नारी की उद्दाम वासना को, उद्दाम वेग को नियमित किया जा सके।
चीज में नारी कोमल बना होती है तो बड़ी जल्दी क्या कहते हैं, दूसरों पर विश्वास कर लेती हैं। मूल तो यहाँ यही हो रहा है। देखिए इतना जो अ, उसे क्या कहते हैं, लव जिहाद, लव जिहाद इतना हो रहा है, क्यों हो रहा है? जो स्त्रियां कोमल बना होती हैं, बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हैं दूसरे पर, बहुत ज्यादा खोजबीन किए बगैर विश्वास कर लेती हैं, तो वो हमेशा हानि के पक्ष में रहती है। हानि स्त्रियों की होती है। उस वेग को नियमित करने के लिए, कंट्रोल करने की शिव की आवश्यकता है। शिव और शक्ति की, इसीलिए दोनों युग्म प्रभावी हुआ, युग्म आया, प्रचलित हुआ। तो जो पुरुषों के अधिकार वाली बात है, और आप देखेंगे कि पुरुष अधिकारत्व समाज में ही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ उन्नति हुई, वैदिक शक्ति बनी, सब कुछ उन्नति जितनी भी ज्यादा हुई। आज उतनी उन्नति कहाँ हो रही है? आज तो समाज अवनति की ओर है ना। भौतिक उन्नति भले ही हो जाए, लेकिन संपूर्ण उन्नति जिसे कहते हैं वो पुरुष अधिकारत समाज में ही हुई। अगर पुरुष अपना अधिकार नहीं संभाले, वैसे तो मैं डॉक्टर साहब पुष्पा जोशी हैं, मुझे जो फील होता है, महसूस हुआ है कि महिलाएं भी कभी ये नहीं चाहती हैं कि हम पुरुष के ऊपर अधिकार जमाएं। नहीं, अब वो बिल्कुल सही है, की बात बिल्कुल सही अलग बात है जी। है, वो पसंद करते हैं। मेरे जमाने में तो भावनाओं को समझे, महिलाएं ये कहती भावनाओं को थी, समझना चाहिए, जितना पहले जरूर चाहती है उनको तुम समझे। अपना काम देखो, तुमको रसोई से कोई मतलब नहीं है। घर में मैं हूँ, मैं यहाँ की ध्वजा हूँ, घर में मैं ही बोलूंगी, मैं ही करूंगी। आप सभा में बोलिए, बाहर बोलिए। तो ये था कि पुरुष अधिकार को माना गया। जो है वो तो है, वो तो माना गया, तो पुरुष अधिकार तो है ही इसमें। इसलिए पुरुष का अधिकार है, होता है। महिलाओं को बच्चा एक एक में जो है ना, कविता मैंने लिखी है एक में, जो हमेशा कहता हूँ कि लोग आक्षेप लगाते हैं कि रामचंद्र ने सीता को वनवास दे दिया। अगर ऐसी बात थी, खुद क्यों नहीं वनवास लिया? कुछ महिलाएं, एडवांस महिलाएं कहती हैं, तो मैं उनको जवाब देता हूँ कि रामचंद्र जी और सीता जी, कि सीता तो इतनी उन्नत किस्म की महिलाएं थी, महिला थी, उनको ये कब अच्छा लगता कि मेरा पति का माथा नीचा हो, का सिर नीचा हो, उसको लोग क्या कहते हैं, ये कहें कि ये आदमी का पुरुष है, इसलिए इसने राज्य छोड़ दिया, इसने खुद वनवास चला गया राज्य छोड़ करके। इसलिए सीता को भी हमेशा खुद ही वनवास ज्यादा भाता है, बजाय रामचंद्र जी को वनवास भेजने। तो ये जो अभी पुष्पा जी ने कहा, इसलिए पुरुष का अधिकार तो है ही, होना ही चाहिए। इस समाज के लिए बहुत अच्छी चीज है, होती रही है। बहुत सुंदर बातें डॉक्टर साहब आपने बताई कि पुरुष का जहाँ अधिकार अधिक हो वहाँ महिलाओं को जो है सुरक्षा रहती है, महिलाएं हमेशा सुरक्षित रहती हैं। डॉक्टर साहब, इसका समय खत्म हो रहा है, हम अगले चरण के लिए नए लिंक पर मिलते हैं और उसमें ठीक। पुष्पा जी भी अपने प्रश्न आपसे पूछेंगी। अभी 2 प्रश्न आपसे बाकी रहते हैं, तो मिलते हैं दूसरे लिंक पर।